गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग अमन भाई, गुड इवनिंग राहुल। गुड इवनिंग संगीता भाई। गुड इवनिंग अजय। योगिता गुड इवनिंग। केडी, केडी सॉन्ग, बहुत बढ़िया। अभी हम क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा देख ही लिया होगा आपने, ध्रुव राजपूत गुड इवनिंग भाई। मोनिका गुड इवनिंग। अलका वर्मा गुड इवनिंग। आमिर खान राम राम। लाइक कर दें और शेयर करें जितना हो सके। हम क्लास शुरू कर देते हैं, कर दें शुरू। अगर यकीन ना आता तो आजमाए मुझे, एक मोटिवेशनल शायरी से हम शुरू करते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे। अजब चिराग हूं दिन रात जलता रहता हूं, अजब चिराग हूं दिन रात जलता रहता हूं। मैं थक गया हूं लोगों की इन लापरवाहियों से, लेकिन हवा से कोई तो कहो, लेकिन हवा से कोई तो कहो न बुझाए मुझे। बुझेंगे नहीं, चिराग जलते रहेंगे। और हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। टॉपिक आज का हमारा हरियाणा की वास्तुकला एवं मूर्तिकला, ठीक है। हरियाणा की वास्तुकला एवं मूर्तिकला। हरियाणा की वास्तुकला और मूर्तिकला में हम देखते हैं, तो हरियाणा की वास्तुकला और मूर्तिकला में मोस्टली हम देखेंगे। वास्तुकला का तो अलग ही टॉपिक ले लेंगे हम, एक मूर्तिकला विशेष देखेंगे आज। मूर्तिकला में हम देखते हैं, क्योंकि वास्तुकला हमारा एक अलग टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, उसको हम बाद में देखेंगे। मूर्तिकला में हम देखते हैं, भारत में मूर्तिकला बहुत ही प्रसिद्ध रही थी और यह सेंदो कालीन से लेकर हम वर्तमान के युग में हम देखें जो रेवाड़ी के राजाओं तक यह प्रसिद्ध रही थी, ठीक है। और कई बार एक दो बार उतार चढ़ाव आया इसके अंदर, जैसे वैदिक काल में चित्रकला थोड़ी सी कमजोर हुई थी, लेकिन उसके बाद में वापिस यह और भी प्रसिद्ध हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में चित्रकला वापिस प्रसिद्ध हो गई थी। हम देखते हैं, हम मूर्तिकला की बात करते हैं तो हरियाणा में मूर्तिकला में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां सबसे पुरानी मानी गई है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां सबसे पुरानी मानी गई है, ठीक है, सबसे पुरानी मानी गई है। और यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां है, ये कहां रखते थे? तालाबों और कुओं पर रखते थे, ठीक है। तो तालाबों और कुओं के बाहर ही रखा जाता है, मंदिरों में नहीं रखा जाता, ये ध्यान रखोगे। तालाबों और कुओं के बाहर रखा जाता था और सबसे पुरानी मूर्तियां यही थी, ठीक है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां और भी हो सकती है पुरानी, लेकिन अभी तक प्रमाण यही मिले हैं, ठीक है। सेंदो कालीन से लेकर हम देखते हैं रेवाड़ी के राजाओं तक जो प्रमाण मिले हैं, तो यह बहुत ही मूर्तिकला कई बार उतार चढ़ाव आया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह और भी प्रसिद्ध हो गई थी। रेवाड़ी के राजा जो मूर्तिकला में हम देखते हैं, तो उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से था। राव बोला जाता है, यादव वंश से माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो हम देखते हैं जो राव है भगवान श्री कृष्ण, जो रेवाड़ी के राजा भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखते थे, तो श्री कृष्ण से संबंध होने के कारण यहां पर भगवान श्री कृष्ण की ही मूर्तियां प्रभावी रही थी, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां ही प्रभावी रही गई थी, ठीक है।
अमरजीत गुड इवनिंग भाई, योगिता गुड इवनिंग, अजय शिराण गुड इवनिंग भाई, मोनिका रानी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हरियाणा में मूर्तिकला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल गुप्त काल है। पहला कथन गलत बताना है। हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियां यक्ष यक्षिणियों की है। अगला, यक्ष यक्षिणियों की ये मूर्तियां मंदिरों के पास रखी जाती थी। ये मूर्तियां अपने आराधकों की रक्षा करती थी। देखो यहां से आपको पता ही चल जाएगा, हरियाणा में मूर्ति कला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल, सबसे अच्छा काल कौन सा माना जाता है? गुप्त काल। बिल्कुल सत्य है, गुप्त काल में मूर्ति कला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल माना गया है। ठीक है, फिर अगला, हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियां कौन सी थी? मैंने अभी बताया है कौन सी मूर्तियां थी, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां थी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, यक्ष यक्षिणियों की ये मूर्तियां मंदिरों के पास रखी जाती थी। नहीं, यह कथन गलत है, तो आंसर आएगा यह। और अगला है हमारा, ये मूर्तियां अपने आराधकों की रक्षा के लिए मानी जाती थी। हाँ, आराधकों की रक्षा के लिए मानी जाती थी। बलविंदर कुमार गुड इवनिंग भाई, रोडनामा गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये मूर्तियां अपने आराधकों की रक्षा करती थी, बहुत ये आएगा, ठीक है, मतलब ये आएगा, ये भी सत्य है। अगला बताएं आप, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां कहां मिली? देखो फिजिलपुर सोनीपत में है, ये ध्यान रखोगे, फिजिलपुर कहां है? सोनीपत में। कई बार नॉर्मल भी पूछ लेते हैं। ब्राह्मणवास है, ये रोहतक में है। ब्राह्मणवास बोल देते हैं, वैसे मैं तो ब्राह्मणवास ही बोलता हूं। एक दोस्त था ब्राह्मणवास का, तो इसलिए इस रूप से बोलता हूं, रोहतक। ब्राह्मणवास कहां? रोहतक। फिजिलपुर सोनीपत, ठीक है। तो आप बताएं कौन सा आएगा आंसर? पहला देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां कहां मिली? महात्मा बुद्ध की मूर्तियां ब्राह्मणवास के साथ साथ में और कहां मिली? बताएं कहां मिली? ब्राह्मणवास के साथ में मैं बता देता हूं, नौरंगाबाद में भी मिली थी। कहां मिली थी? नौरंगाबाद में। नौरंगाबाद में। नौरंगाबाद कहां है? भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर मिली, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां कहां मिली? ब्राह्मणवास में और नौरंगाबाद में, ठीक है। अगला, सूर्य देव की मूर्तियां कहां मिली? सूर्य देव की मूर्तियां मिली अग्रोवा में। कहां मिली? अग्रोवा में। सूर्य देव की मूर्तियां कहां मिली? अग्रोवा में। और फिर उसके बाद में शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहां मिली? फिजिलपुर में। तो आंसर क्या आ गया? डी। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन क्या आ गया? डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला, महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई, सांदी में, नौरंगाबाद में, फिजिलपुर में, अग्रोवा में। तो हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था जो नौरंगाबाद के अंदर है वो महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां मिली। अब हम ये भी जान लेते हैं, देखो जो भारतीय चित्रकला थी जितनी भी, शुरू मतलब अकेले हरियाणा में नहीं, तो ये सारी भारतीय चित्रकला, आप ये ध्यान रखना, भारतीय चित्रकला ये प्रकृति पर आधारित थी, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? प्राकृतिक तत्वों पर आधारित थी, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी वो प्राकृतिक तत्वों पर आधारित थी, इसलिए मैं आपको यहां पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की बात आ गई तो नौरंगाबाद भिवानी के अंदर, तो ये मूर्तियां थी, ये प्राकृतिक तत्वों पर आधारित थी, मतलब उसके अंदर नेचुरल एलिमेंट झलकते थे, ठीक है। लेकिन जो यूनानी चित्रकला थी, यूनानी चित्रकला, कंपैरिजन कर रखा है इसमें, मैं बता रहा हूं कंपैरिजन में भारतीय और यूनानी में क्या अंतर है। यूनानी चित्रकला यह माप तोल पर आधारित थी। मतलब जो इसमें माप तोल का मतलब ये नहीं कि कभी वजन सोच लो, माप तोल मीन्स क्या है, जो हर एक, मानो कोई एक मूर्तिकला बना दी, उसमें नाक इतना हिस्सा लिया, तो उसी में नाक भी दूसरी में भी ऐसा ही लिया, मतलब हर एक माप तोल के माध्यम से बनाई जाती थी। और इसी रूप से जब इन्होंने देखा तो फिर आपस में देखा गया कि भारत की जो चित्रकला थी उसमें सभी के अंदर यह झलका कि यह प्राकृतिक तत्वों पर आधारित थी, लेकिन जो यूनानी चित्रकार थे, जितने भी यूनानी कलाकार थे, वो सारे माप तोल पर आधारित करते थे। जो नौरंगाबाद के अंदर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली, ये तो 2 मूर्तियां की बात की गई है, लेकिन इसके अलावा और भी मिली थी,
नौरंग ब्राह्मणवास के अंदर भी मिली थी, थानेसर के अंदर भी मिली थी, सांगी के अंदर मिली थी। और कुछ मूर्तियां हैं शिव की मूर्तियां उस इस समय की, तो पुरानी हरनौल के अंदर भी मिली थी, गुरुग्राम के अंदर, तो लाल पत्थर से। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाल पत्थर से बनी हुई, लाल पत्थर से जो बनी हुई मूर्तियां मिली थी ना बाहर हरियाणा के अंदर, वो इतनी सुंदर नहीं थी। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, और सांगी के अंदर जो प्रतिमा मिली थी वो मिली थी महात्मा बुद्ध की, ठीक है, वो इतनी सुंदर नहीं थी, ठीक है। और लाल पत्थर से बनी जो शिव की मूर्ति थी, प्रतिमा थी, ये क्वेश्चन मैंने बताया आपके पूछ लेते हैं हरनौल के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, हरनौल के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे आएंगे, आपको आसानी से रहेगी, इसलिए मैंने ये सारी बातें इसमें बता दी। अगला, कहां के मूर्ति कलाकार प्रकृतिवाद पर जोर देते थे? यूनानी, यूरोपीय, भारतीय या सभी? तो क्या आएगा? नसीब सारण, गुड इवनिंग भाई। केडी सिरसा वाला, हरियाणा में 0.03%, कोई बात नहीं, अच्छा है, जो भी अच्छा है, बिल्कुल। सोनिया हुड्डा, गुड इवनिंग भाई। यूनानी, यूरोपीय, भारतीय, कौन आएगा? भारतीय, सिंपल, अभी बताया था मैंने, प्रकृतिवाद पर जोर देते थे। अगला, कहां के मूर्ति कलाकार माप तोल का सहारा लेते थे? भारतीय, यूनानी, यूरोपीय और फारस के कलाकार, तो कहां के? अभी मैंने बताया यूनानी कलाकार। अगला, लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई, लाल पत्थर से बनी, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा इतनी सुंदर प्रतिमा नहीं थी, और यह मिली थी जो थानेसर और सांगी के अंदर बुद्ध की प्रतिमा के समय ही मिली थी। तो ये हरनौल के अंदर मिली। हरनौल कहां है? गुरुग्राम में। मैंने क्या बताया था? हरनौल कहां है? गुरुग्राम में। ये तो पहले भी आ चुका है, ठीक है। अगला, हरियाणा से कौन सी गैर धार्मिक मूर्तियां प्राप्त हुई है? शराब में दूत स्त्री, फूल तोड़ती कामिनी, नाचती हुई नर्तकी, ये सभी। देखो, गैर धार्मिक मतलब जो धर्म से कोई संबंध नहीं था, तो शराब में दूत स्त्री मिली, फूल तोड़ती कामिनी, नाचती हुई नर्तकी, ये सभी के सभी मिली थी, ठीक है। अगला, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई? पलवल से, बादस से, हथीस से, अथीन से, या सभी से? बताएं। तो पलवल है, पता ही आपको, बादस है नूह में है, बादस कहां है? नूह में, और अथीन कहां है? पलवल में। अथीन कहां है? पलवल में। तो सभी की जगह यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? पलवल से भी प्राप्त हुई है, बादस से भी, अथीन से भी, इन सभी से प्राप्त हुई है। ये ध्यान रख लेना, बादस कहां है? नूह के अंदर, अथीन पलवल के अंदर। अगला, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस चीज से हुआ? सफेद पत्थर से, पकी हुई मिट्टी से, लाल पत्थर से, काला पत्थर से? बताएं। जल्दी बताएं। देखो, मैंने बताया था आपको, जो हमारी जो प्रतिमाएं मिली थी वो लाल पत्थर से मिली थी, और लाल पत्थर की प्रतिमाएं जितनी भी थी वो सुंदर नहीं थी, प्रतिमाएं सुंदर नहीं थी। जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां भी वो इतनी सुंदर नहीं थी। ये सुंदर में नहीं आता कभी ये सोचो कि वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कुछ समय के बाद में सुंदर प्रतिमाएं बनने लगी थी। और सुंदर प्रतिमाओं में बात आती है तो अमीन थानेसर की प्रतिमा आती है। अमीन थानेसर के अंदर जो प्रतिमा मिली थी वो सारी की सारी सुंदर प्रतिमाएं थे, लेकिन हम देखते हैं जितनी भी यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां थी वो दूसरी सदी के अंदर प्राप्त हुई थी, और दूसरी सदी के अंदर लाल पत्थर का ही उपयोग किया गया था। कब मिली थी? दूसरी सदी में। दूसरी सदी आप देखो, अभी हम 21वीं सदी की बात करते हैं, तो दूसरी सदी के अंदर ये प्रतिमा मिली थी। तो आप देखो, उस समय पर इतना विकास भी नहीं हुआ होगा, तो और फिर उसके बाद में प्रतिमाएं अच्छी बनने लगी, और वो कहां मिली? अच्छी प्रतिमाएं अमीन थानेसर के अंदर प्राप्त हुई थी। ये ध्यान रखेंगे हम। अगला,
राज्य से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? गांधार कला का, द्रविड़ कला का, मथुरा कला का, तीनों का मिश्रण है। तो जितनी भी राज्य में देवी देवताओं की मूर्ति मिली है उन पर मथुरा कला का प्रभाव है, मथुरा कला का। ठीक है, अगला, हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियां कौन सी है? सूर्य की, विष्णु की, यक्ष यक्षिणी की? तो किसकी है? यक्ष यक्षिणियों की। ठीक है, अगला, किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार काल के, चौहानों के कालों की पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है। बताए। लाल पत्थर से ही मिली है मूर्तियां, जो मिली है उस समय पर लाल पत्थर से ही मिली है। ठीक है, सारी लाल पत्थर से मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है, किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है? प्रतिहार काल की मिली है, चौहान काल की मिली है, हर्ष काल की मिली है, मध्य काल की मिली है। तो आप ये ध्यान रखना, जो प्रतिहार काल के समय की मूर्तियां बहुत ही काफी सुंदर थी और सजीव थी और कला से युक्त थी। ठीक है, प्रतिहार काल की प्रतिमाएं हैं, बिल्कुल सुंदर थी, सजीव थी, सजीव थी। और चौहान काल की मूर्तियों से सुंदर थी। चौहान काल की मूर्तियां थी वो इतनी सुंदर नहीं थी, वो जो प्रतिहार काल की मूर्तियों से थोड़ी कम सुंदर थी और इतनी कला युक्त भी नहीं थी। तो ये जो प्रतिहार काल की मूर्तियां थी ये सुंदर थी, सजीव थी और कला से युक्त थी, कला से युक्त थी, ये ध्यान रखोगे। लेकिन जो चौहान काल की मूर्तियां हैं वो सुंदर नहीं थी, ना ही सजीव थी इतनी, ना ही कला से युक्त थी। तो प्रतिहार कालों की, प्रतिहारों के कालों की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला, सिसवाल चित्रकला का संबंध किससे है? तो सफेद पर काले रंग से, या सफेद पर लाल रंग चित्रण, या काले पर सफेद रंग से चित्रण, काले पर लाल रंग का चित्रण। तो जो मृदभांड थे, मृदभांड, काले मृदभांड भी मिले यहां पर सिसवालिन व्यवस्था के अंदर। तो हम देखते हैं सिसवालिन व्यवस्था के अंदर जो मृदभांड मिले थे काले, उन पर भी सुंदर चित्रण किए हुए थे और सफेद रंग के चित्रण किए हुए थे। ठीक है, तो यहां पर कालों पर, काले रंग पर या काली कोई वस्तु है उस पर सफेद रंग के चित्रण के उदाहरण मिले हैं। ठीक है, काले पर सफेद रंग के चित्रण के उदाहरण मिले। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताएं। मिथ्याथल और बनवाली से सेंदो चित्रकला के नमूने प्राप्त हुए हैं, सत्य है क्या? अगला, सेंदो कला से टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं या खड़ी रेखाओं से चित्र बनाए हैं। फिर है, वैदिक काल की चित्रकला में गिरावट आई, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में चित्रकला में गिरावट लक्षण दिखाई देते हैं। इसका आएगा सही नहीं है, आएगा सही नहीं है। ठीक है, बताएं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखेंगे, बताएं जल्दी। अगर यकीन ना आता तो आजमाए मुझे, अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे। अजब चिराग हूं मैं दिन रात जलता रहता हूं, अजब चिराग हूं मैं दिन रात जलता रहता हूं। मैं थक गया हूं लोगों की इन लापरवाहियों से, लेकिन हवा से कोई कहो, लेकिन हवा से कोई कहो न बुझाए मुझे। जल्दी बताएं। बहुत ही बढ़िया, मोनिका ने बहुत बढ़िया। और बताएं, बहुत बढ़िया। देखो, मिथ्याथल और बनवाली में से सेंदो चित्रकला के नमूने प्राप्त हुए हैं, सत्य है। सेंदो चित्रकला के नमूने प्राप्त हुए, सत्य है। सेंदो कलाकारों से टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं या खड़ी रेखाओं से चित्र बनाए हुए हैं, सत्य है, ये भी सत्य है। जो सेंदो कलाकार थे उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से और खड़ी रेखाओं में, क्योंकि उस समय पर चित्रकला का, जो सेंदोकालीन चित्रकला थी, थोड़ी ही उस समय पर अप्रभावी हो गई थी और उस समय पर बस वैसे ही चित्र बनाने लगे थे। फिर उसके बाद में वैदिक काल में थोड़ी सी गिरावट आ गई थी और उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया था चित्रकला में एक उन्नति हो गई थी और एक विकास हो गया था। तो इसमें से कथन कौन सा सही नहीं है? डी कथन सही नहीं है। ठीक है, ये अगला, 18वीं सदी के अंतिम चरण में कहां के राव की छत्रछाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला था? मैंने क्लास शुरुआत होते ही रेवाड़ी के रावों के बारे में बताया था। वहां पर भगवान श्री कृष्ण से संबंध होने के कारण
वहां पर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चित्र ही बनाए जाते थे। और उस समय पर रेवाड़ी के जो राजा थे न केवल वह कृष्ण से संबंधित चित्र बनाते, उससे संबंधित जितने भी कार्य जो किए भगवान श्री कृष्ण ने उससे संबंधित चित्र ही बनाते थे वो। ठीक है, रेवाड़ी में पनपी चित्रकला कहां की एक शाखा मानी जाती है? तो देखो राजस्थानी चित्रकला उस समय पर प्रभावी थी, और जो रेवाड़ी के अंदर जो चित्रकला हुई तो उसमें एक शाखा मानी गई वो राजस्थानी चित्रकला की। तो लेकिन राजस्थानी चित्रकला पूरी प्रभावी नहीं है उसकी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका क्या आएगा, राजस्थान। रेवाड़ी में पनपी चित्रकला कहां की है कि एक शाखा मानी जाती है, राजस्थानी की एक शाखा मानी जाती है। तो ये हमारे चित्रकला से संबंधित हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आ गए हैं। तो वास्तु अगला टॉपिक हम देखेंगे, या तो वास्तुकला से देखेंगे या और कोई टॉपिक लेंगे। इसी तरह से देखो हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लें। और अभी तक इसकी पीडीएफ नहीं आई है टेलीग्राम पर, एक दो दिन से पीडीएफ नहीं आ रही है। तो सभी की पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ, और जो मैं इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी पर 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो जीके के क्वेश्चन वो उनकी सभी की पीडीएफ है। आज मैं साय को सभी की भेज दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, इंपैक्ट एकेडमी हिसार के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना। तो इन क्वेश्चनों की पीडीएफ और फिर जो इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी पर जो जीके की क्लास है इसके बाद में होती है, और जितने भी हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो। और आगे हम आपको बहुत सारा जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे इनको हम ऐप के माध्यम से ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि ऐप के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज का एक सिस्टम बनाया जाए करंट अफेयर के क्वेश्चनों का, और नीचे उसका एक डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छी तरह से बताया भी जाए। इस तरह का सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको और भी ज्यादा सहूलियत होगी। धीरे धीरे है वो मेहनत कर रहे हैं जिससे आपको और भी अच्छे परिणाम आए, आपके बेहतर परिणाम आए। तो इंपैक्ट एकेडमी से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़े। बेस्ट ऑफ लक, जुटे रहें। हरियाणा की जियो कराएंगे भाई, धीरे धीरे, एक दिन में थोड़ा ही होगा। आप धीरे धीरे सब कुछ कराएंगे। आप कुछ और बोल दोगे, जैसे कल एक पूछ रहा था, देखो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि आप जो कहोगे उसी समय एकदम बदल जाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, गुलामों का गुलाम कौन सा है, बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मैंने कोई आंसर नहीं दिया। देखो अपने का जो टॉपिक है उससे भटकना नहीं है। कोई फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछना नहीं लग जाएगा, फिर कोई ये कह देगा ये करो। तो मुझे इतना अनुभव तो है, मुझे क्या कराना है मुझे पता है, और धीरे धीरे सब कुछ चीजें करवाएंगे। ठीक है, तो उसको बता देता हूं। जो गुलामों का गुलाम पूछ रहा था, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, जो पूछ रहा था बच्चा, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। लेकिन हम जो मैंने इसलिए आंसर दिया कि देखो क्या टॉपिक से भटकना नहीं है। अभी कोई ज्योग्राफी बोल देगा, कोई ये कह देगा अभी इतिहास करवा दो, कभी वो करवा दो, करवाऊंगा वो सभी, लेकिन हम जो मैं सोच रहा हूं उस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो टॉपिक से भटकेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है अपनी जीके की है, इसी पर जीके की है, और फिर उसके बाद में बहुत बढ़िया, अच्छी है सर, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में मैथ की क्लास है। ठीक है, जुड़े रहें।